Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope that you will be fine. Today, my lecture about parts of speech. Dear students, parts of speech की तरफ जाने से पहले मैं एक आम सी बात करना चाहूँगा जिसको समझने के बाद हर एक स्टूडेंट आसानी से ये बात समझ जाएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो है इम्पोर्टेंस ही क्या है इंग्लिश में और ये क्या चीज़ है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं बताता चलूँ आपको कि हम एक ख्याल करते हैं या सोचते हैं कि हमने अपना घर बनाना है, अपार्टमेंट बनाना है, होम कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग। उसके लिए हमें किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है? सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि हमें उसकी बेस, जिसको हम जमीन कह सकते हैं, उसकी जरूरत पड़ती है। इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर बिल्डिंग। नेक्स्ट हमें ईंट की जरूरत पड़ती है, ब्रिक्स की जरूरत पड़ती है, इसके साथ सीमेंट की जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है, सरिये की जरूरत पड़ती है, बिजली की जरूरत पड़ती है, एवं कि हमें कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैसन्स की जरूरत पड़ती है, जो एक लेबर वर्क करते हैं, उनकी जरूरत पड़ती है। तो ये सारे मेल मिलाप करके एक हमारी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करते हैं, जो हमारी एक माइंड में सेट होता है कि हमने एक घर तामीर करना है, कोई अपार्टमेंट बनाना है, कोई बिल्डिंग तामीर करनी है। डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज इसी तरह एक बिल्डिंग का नाम है। इसी तरह इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें सेंटेंस को बनाना पड़ता है और सेंटेंस की जो बेस बनते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक बात और बताता चलूं, जो एक लिंग्विस्टिक है, लिंग्विस्टिक साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज। हम इसका साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज जब करते हैं तो उसमें हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? एक उसका हिस्सा है सिंटैक्स। बाकी की मैं डिस्कशन यहाँ पे नहीं करना चाहता। सिंटैक्स, सिंटैक्स का क्या मतलब है? द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। देखिए, वहां पे हमें हर एक चीज को सेपरेट करके देखा जाता है कि इसमें कहां पे नाउन यूज हुआ है, कहां पे प्रोनाउन यूज हुआ है और कहां पे वर्ब को यूज किया गया है, कहां पे एडजेक्टिव को यूज किया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जिनमें हमें देखना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ब। देखिए, यहाँ पे मैंने सीक्वेंस को चेंज किया है। सीक्वेंस को क्यों चेंज किया? ऑन द बेस ऑफ इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस और उनकी अहमियत की बुनियाद पर मैंने इसको तरतीब को चेंज कर दिया है। कि बहुत सारे लेक्चर्स में या बहुत सारे टीचर्स कहां से स्टार्ट करते हैं? नाउन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं वर्ब से स्टार्ट करने लगा हूं। क्यों करने लगा हूं? क्योंकि वर्ब मेरे नजदीक जो इसकी इंपॉर्टेंस ही है, मैं अभी बताता हूं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ब, फिर नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर एडवर्ब और फिर इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और लास्ट पे एडजेक्टिव। डियर स्टूडेंट्स, तो हम फर्दर इनका इंट्रोडक्शन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब, डियर स्टूडेंट्स, किसी भी एक्शन का नाम है, किसी भी स्टेट बीइंग का नाम है, किसी भी हालत का नाम है कि कौन सी चीज किस हालत में है। आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हूं, ये मेरी कंडीशन है। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, ये मेरा एक एक्शन है। और स्टेट बीइंग, वन पर्सन स्लीपिंग, एक शख्स सो रहा है, तो वो उसका अपना एक स्टेट है, उसका अपना एक एक्शन है। तो ये सारी चीजें जिनमें हम किसी भी शख्स किसी भी चीज का कोई एक्शन करते हुए उसकी स्टेट को ज़ाहिर करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि वर्ब है ये। उसका फेल, कि वो क्या कर रहा है, किसी के काम, किसी की हालत का इजहार, जो उसको हम वर्ब कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं? शोज एन एक्शन और स्टेट बीइंग इज कॉल्ड वर्ब। डियर स्टूडेंट्स, वर्ब इन पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? मेरे मुताबिक मैं तो ये कहता हूं कि वर्ब इन पार्ट्स ऑफ स्पीच अ किंग ऑफ पार्ट स्पीच। ये किंग है, ये बादशाह है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, कि इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है इंग्लिश लिटरेचर में, सेंटेंस स्ट्रक्चर में, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस में इसका इंपॉर्टेंट यूज होता है और बहुत अहमियत का हामिल होता है। क्योंकि किसी भी चीज का, जब किसी भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का नाम लिया जाता है, तो उसमें स्टेट और एक्शन जरूर होता है। और स्टेट और एक्शन को शो हम किससे करते हैं? वर्ब से करते हैं। तो वर्ब के इस्तेमाल के बुनियाद पे मैं ये कहना चाहता हूं कि हम क्या कहते हैं? वर्ब इज अ किंग ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन सी मिसालें हम दे सकते हैं? देखिए, कोई भी एक्शन हो वो एक मिसाल है, लेकिन मैं चंद एक मिसाल यहां पे दूंगा। रन, दौड़ना, लिसन, सुनना, लिव, रहना, स्लीप, सोना, स्माइल, मुस्कुराना, ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं और ये किसी भी चीज की स्टेट या एक्शन को शो कर रहे हैं। सेकंड वन, डियर स्टूडेंट, सेकंड वन हमारे पास जो है वो है नाउन। देखिए, नाउन
उर्दू में इसम कहते हैं, इसको हम नाम कहते हैं। नाउन किसी भी चीज का नाम, हमारे पास किसी प्लेस के नाम को, किसी शख्स के नाम को, किसी जगह के नाम को, किसी भी आइडिया को, आइडिया जो होता है उस नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। और नाउन का क्या किरदार होता है, नाउन रिप्रेजेंट्स द थिंग्स, प्लेसेस, पर्संस एंड आइडियाज। ये क्या करता है, आइडियाज को नाम हम दे सकते हैं, प्लेस को नाम दे सकते हैं, पर्सन को दे सकते हैं और थिंग्स को दे सकते हैं। मसलन अली, लाहौर, गुड, टेबल, ईटीसी। तो आगे चलते हैं। अब इसमें यहां पे इसका इस्तेमाल क्या है, देखिए नाउन बेसिकली किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर या ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा होता है। थर्ड वन जो है हमारे पास वो है प्रोनाउन। और प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें नाउन की रिपीटेशन से बचाते हैं सेंटेंस के दौरान। जब हम कोई पैराग्राफ लिख रहे होते हैं, जब हम कोई पैसेज लिख रहे होते हैं, तो उसके दौरान हमें एक नाम को बार बार रिपीट करने से बचने के लिए और अपने उस पैराग्राफ की खूबसूरती के लिए हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। और प्रोनाउन क्या होते हैं, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, इटीसी। अब यहां पे अगर हम देखें तो ये क्या करते हैं, टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह जो हम रिपीटेशन से बचने के लिए, रिपीटेशन ऑफ नाउन से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। इसका भी बहुत अहम किरदार है इंग्लिश लैंग्वेज में कि देखिए यहां पे रिपीटेशन से बच जाते हैं और किसी भी पैराग्राफ की बदसूरती जिसमें हम बार बार नाम लेके दोहराएं, तो उससे बचने के लिए जब हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं तो ये उस सेंटेंस, उस पैराग्राफ की खूबसूरती में अपना किरदार अदा करता है। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब। डियर स्टूडेंट्स, एडवर्ब क्या है, एडवर्ब दरअसल किसी भी चीज या कोई भी शख्स, कोई भी चीज है, उसके एक्शन जो होता है, यानी वर्ब है या एडजेक्टिव है। वर्ब देखिए कोई भी एक्शन होता है, उसकी स्पीड को, उसकी वैल्यू को, उसके स्टैंडर्ड को जाहिर करता है। कैसे करता है कि क्विकली, तेजी से, वेरी, जल्दी, बहुत, या फिर टुडे, वेरी, इसी बहुत सारे ऐसे और वर्ड्स हैं जो इस चीज को शो करते हैं। मसलन क्या होगा इसमें कि एडवर्ब शो करता है किसी भी वर्ब यानी एक्शन की स्पीड को, उसकी वैल्यू को, उसके वॉल्यूम को, उसके स्टैंडर्ड को, कि वो कितना है, क्या वो थोड़े स्टैंडर्ड पे है या बड़े स्टैंडर्ड पे है, उसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है जब हम एडवर्ब यूज करते हैं। एडवर्ब पे ऐसे स्पेशली कहां पे इस्तेमाल होते हैं, कंपैरेटिवली कंडीशन में इस्तेमाल होते हैं, जब हम किसी चीज को किसी के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। देखिए हम किसी चीज को कम और किसी को बड़ा जाहिर कर रहे होते हैं, तो वहां पे हम एडवर्ब का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ वन है इंटरजेक्शन। डियर स्टूडेंट्स, इंटरजेक्शंस का जो किरदार है बाकी जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनसे कदरे कम है, क्योंकि ये जस्ट हमारे सेंटिमेंट्स को, हमारे इमोशंस को, हमारी फीलिंग्स को जाहिर करने का जरिया बनते हैं। ये वो वर्ड्स होते हैं जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, बहुत ज्यादा सैड होते हैं, दुखी होते हैं, तो उस वक्त हम कुछ अजहार करते हैं। और वो अजहार कैसे करते हैं, ओह, आउच, हैप्पी मूड में कभी होते हैं, कभी दुखी होते हैं, ओह। तो इस तरह के वर्ड्स जो हम यूज करते हैं जब अपनी कंडीशन, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को जाहिर करते हैं जिन वर्ड्स के साथ, उनको क्या कहते हैं हम, इंटरजेक्शंस। ये हमारे इमोशंस और हमारे रिएक्शंस, फीलिंग्स को हमारे लिसनर्स तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है सिक्स्थ वन, वो है कंजंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, कंजंक्शन का जो किरदार है वो क्या है, ये चीजों को जोड़ता है, आपस में रिलेट करता है। क्या करता है, रिलेट करता है। किस चीज को, वर्ड्स को आपस में रिलेट, वर्ड्स का अपने दरमियान, उनके दरमियान में रिलेशन पैदा करता है, फ्रेजेस के दरमियान एक रिलेशन पैदा करता है, और इसी तरह आइडियाज के दरमियान एक रिलेशन पैदा करने की कोशिश करता है। कंजंक्शन जिसमें हम एक बहुत ही खूबसूरत चीज है जिसमें फैंस बॉय, कुछ वर्ड्स बनेंगे, फैंस बॉय, FANSBOY, फैंस बॉय। ये वो वर्ड्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। कैसे, फैंस बॉय, F से हम फॉर, देखिए फॉर हमारा किस चीज को जाहिर कर रहा है, फॉर वर्ड्स, आइडियाज और फ्रेजेस के दरमियान रिलेशन को पैदा कर रहा है। आगे है एंड,
ए से एंड भी दो क्लास को, दो फ्रेजेस को जोड़ने का किरदार अदा कर रहा है, दो आइडियाज को जोड़ने का किरदार अदा कर रहा है। इसी तरह एन है नार, NO और नार, वो भी इसी तरह रिलेट करने का किरदार अदा करता है। आगे एस फैंस का एस आता है तो एस सो भी रिलेट करने का काम कर रहा है। इसी तरह बिकॉज फैंस, आगे बी आता है बिकॉज। देखिए बिकॉज पहले आइडिया की जो वजाहत है, एक्सप्लेनेशन होती है, वो नेक्स्ट फ्रेज में आनी होती है, इसलिए बिकॉज हम लगा देते हैं। ये भी एक रिलेशंस को ही जाहिर कर रहा है। अब आगे है फैंस का, जब फैंस बॉय का बी तक पहुंचे हैं तो ओ आगे आता है ओ से आर। देखें आर हम किसी भी चीज का ऑप्शन देते हैं यस और नो में कि ये नहीं तो ये नहीं तो वो, तो वहां पे हम आर का इस्तेमाल करते हैं। आर ऑल्सो रिलेट द वर्ड्स, आइडियाज एंड फ्रेजेस। और लास्ट पे होता है वाई, और वाई किसको कहते हैं? एट, YAT। देखिए ये भी इसी तरह, ये सारे के सारे वर्ड्स फैंस बॉय जिसमें फॉर आता है, आर आता है, इस तरह सो आता है, बिकॉज आता है, ETC, बहुत सारे अल्फाज हैं। तो याद रखिएगा फैंस बॉय याद रखिएगा, और फैंस बॉय क्या होगा? कंजंक्शन वर्ड्स होंगे। दोज रिलेट द सेंटेंसेस, फ्रेजेस, वर्ड्स, आइडियाज। सेवंथ वन है हमारे पास प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन डियर स्टूडेंट्स शोज द रिलेशन, ये रिलेशन को शो करता है, ताल्लुक को शो करता है। किसके साथ? देखिए ये हमारे पास शो करता है जो वर्ड्स होते हैं, जो नॉन और प्रोनाउन होते हैं, इनके दरमियान, नॉन और प्रोनाउन के दरमियान क्या रिलेशन है, इनके दरमियान क्या ताल्लुक है, दो चीजों के दरमियान क्या रिलेशन है, उसको जाहिर करने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं वो क्या हैं? प्रीपोजिशंस हैं। जैसे कि एट, इन, आउट, इनर, आउटर, ETC। देखिए इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान जो एक रिलेशन होता है उसको भी जाहिर किया जाता है। कि देखिए मैं कहता हूं किताब मेज पर पड़ी है। अब देखिए किताब का रिलेशन मेज के साथ है कि उसके ऊपर पड़ी है। बिल्ली मेज के नीचे है। अब यहाँ पे मैं रिलेशन इंडर उसकी कंडीशन बता रहा हूं कि वो नीचे है, तो यहाँ पे मैं उसकी प्रीपोजिशन इंडर कंडीशन बता रहा हूं। कोई चीज अगर कमरे से बाहर है तो मैं आउटर कहता हूं। तो मुख्तलिफ किस्म के वर्ड यहाँ पे हम यूज करते हैं जो किस चीज को जाहिर करते हैं, किसी भी चीज के रिलेशनशिप को, कि उस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ, नॉन का प्रोनाउन के साथ क्या ताल्लुक है। लास्ट 8th नंबर पे जो हमारे पास है वो है एडजेक्टिव। डियर स्टूडेंट्स एडजेक्टिव क्या है? ये डिस्क्राइब करता है, डिस्क्रिप्शन देता है, किसकी? नॉन और प्रोनाउन की डिस्क्रिप्शन देता है, नॉन और प्रोनाउन की डिस्क्रिप्शन देता है। ठीक इसी तरह जैसे हमारे पास एडवर्ब था 4th वन नंबर पे, वो डिस्क्राइब करता था वर्ब और एडजेक्टिव को, लेकिन ये एडजेक्टिव है, ये किसको कर रहा है? ये नॉन और प्रोनाउन को कर रहा है। कैसे? देखिए ये यहाँ पे कैटेगरी की सूरत में, स्टेजेस की सूरत में, या फिर एक लेवल बेस पे बहस करते हैं। कुछ वर्ड्स हैं जो किसी भी चीज के साइज को, कैटेगरी को, वैल्यू को, नंबर को जाहिर करें। इस पे अगर हम जाएंगे, जब इसका अलहदा से एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे तो वहां पे मैं मजीद वजाहत करूंगा। तो यहाँ पे जस्ट ये बताना कि बिग, स्मॉल, हॉट, कोल्ड, कंपेरेटिवली वर्ड्स का जो एक कंपटीशन होता है आपस में, उसको शो करने के लिए हम एडजेक्टिव को यूज करते हैं। जब हम किसी चीज के साथ मुकाबला करवा रहे थे तो हम एडजेक्टिव यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो कैसा लगा आज का लेक्चर पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से? उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा, और मुझे ये भी उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और अपने दोस्तों को बताएंगे कि बहुत ही अच्छा लेक्चर है पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से, आप भी सुने। तो डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।